Hello 10th standard students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to learning हिंदी सब्जेक्ट लेसन नंबर 9 रीढ़ की हड्डी। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। इस लेसन के बारे में जानने से पहले उन्होंने क्या बोला है, जानने से पहले हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 1917 बुलंदशहर यूपी में और उनकी मृत्यु हुई थी 1978 में। परिचय: जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। उन्होंने आकाशवाणी में भी काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका प्रसिद्ध नाट्यकार के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। अब इस लेसन में उन्होंने बताया है जो स्त्री शिक्षा है, जो लड़कियों की शिक्षा है, उसकी महत्वता के बारे में बताया है। और जो हमारे समाज में दकियानुसी विचार है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ा के क्या फ़ायदा, इस पे उन्होंने इस पे प्रहार करते हुए उन्होंने स्त्री सम्मान को महत्व दिया है। अभी देखिए रीढ़ की हड्डी, इसमें कौन कौन से इसमें पात्र हैं, वो कौन कौन से हैं? उमा, जो कि एक सुशिक्षित युवती मतलब पढ़ी लिखी लड़की है, उसके पिता हैं रामस्वरूप। प्रेमा उसकी मॉम है। शंकर एक युवक है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं और रतन जो है रामस्वरूप के नौकर हैं। एक कमरा जो अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अभी देखिए रामस्वरूप, अरे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर तख्त के, और उसको तख्त को रख देते हैं। रामस्वरूप अपने नौकर से क्या बोलते हैं? रतन से, धीरे धीरे चलना, उधर तख्त को मोड़ के रख दे, और उसके बाद तख्त को रख दिया जाता है। रामस्वरूप रतन, बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज़ से, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दे साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? तो रामस्वरूप को गुस्सा आ जाता हो, क्या बोलते हैं? और क्या करेगा? जब भगवान के पास अकल बट रही थी तब तू क्या देर से पहुंचा था जो तुझे अकल नहीं मिली है? इतने देर से पसीना क्यों बहा रहे थे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे जब बिछाना नहीं था? तो बिछा दे साहब पूछ रहा है। तो रतन डर जाता है, बोलता है हाँ 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 साहब, तख्त बिछाता है और बोलता है हाँ हाँ साहब। फिर रामस्वरूप दरी उठाते हैं और रतन को बोलते हैं कि जा बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला और सितार भी उठा ला, जल्दी जा। तो रतन बोलता हाँ हाँ सर मैं जा रहा हूँ। और रामस्वरूप और उनकी पत्नी दरी बिछाने लगती हैं। फिर उमा क्या बोलती हैं, प्रेमा क्या बोलती हैं? रामस्वरूप की पत्नी उनसे बोलती हैं, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुँह फुलाए पड़ी है। तो प्रेमा बोलती है रामस्वरूप को, अरे तुम्हारी लाडली बेटी तो मुँह फुलाए गुस्से में पड़ी हुई है। तो वो बोलते हैं रामस्वरूप, क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीने से मतलब तरीके से। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो प्रभा बोलती है, अरे तुमने ही तो बोला था, आपने ही तो कहा था कि उसको ठीक ठाक करके नीचे लेके आना, उसको समझा बुझा के लेके आना। तो रामस्वरूप बोलते हैं, अरे हाँ देखो, अब उमा को बोल दो कि थोड़ा ठीक ठाक तरीके से आए। ये लोग जरा ऐसे ही, खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, पर फिर भी चाहते हैं कि घर में जो बहू आए वो पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है। तो फिर प्रेमा पूछती है, तो लड़का क्या बोलता है? लड़का भी ऐसा ही सोच का है? तो रामस्वरूप बोलते हैं, अरे बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। वो खुद तो बीएससी के बाद लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, पर बोलता है पढ़ाई दूसरी तरफ है और शादी का सवाल दूसरा है।
क्या करूं, मजबूरी है मेरी, अब तुम तो समझ ही सकती हो। रतन, बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में, बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज़ में बोलता है रतन राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झाँक कर। अरे प्रेमा, वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई। तो उसके बाद ना अचानक से रतन की आवाज़ आती है उनके नौकर का धीरे से, बाबूजी बाबूजी। और वो जब राम स्वरूप दरवाजे के बाहर झाँक के देखते हैं तो अपनी बीवी को बोलते हैं, अरे प्रेमा, वो लोग आ गए हैं, उसको बोल देना उमा को कि समझा देना तुम जाके अंदर ऊपर, और उसको बोलना कि उनके सामने, मेहमानों के सामने थोड़ा सा गा दे। और उन लोग को बोलते हैं, अरे गोपाल दास जी आइए आइए बैठिए, कोई परेशानी तो नहीं हुई मकान ढूंढने में आपको। गोपाल प्रसाद खखार कर नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो गोपाल प्रसाद थोड़ा सा एकदम इसमें नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, तांगे वाला जानता था तो परेशानी कैसी होती। राम स्वरूप, हाँ हाँ हाँ, लड़के की तरफ मुखातिब मतलब लड़के की तरफ देखकर। अरे और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो राम स्वरूप फिर लड़के की तरफ होकर मुड़ के बोलते हैं, और बताइए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टी मिली है आपको। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड पे मैं चला आया था। राम स्वरूप, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब 7 साल अब साल भर रहा होगा। जी हाँ, यही कोई साल 2 साल। साल 2 साल? हाँ हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। तो क्या बोलते हैं फिर लड़के तो, और शंकर बाबू कितने दिन की छुट्टियां हैं। तो बोलता है, शंकर बोलता है छुट्टियां नहीं है, वीकेंड पे घर आया था तो चला आया। तो फिर उससे पूछते हैं, और आपके कॉलेज का तो ये आखिरी साल होगा। हाँ, साल 2 साल बाकी है। तो फिर आश्चर्य में पूछता है, साल 2 साल मतलब क्या। तो बोलता है 1 साल मार्जिन में रखता हूँ, मतलब कहीं फेल वेल हो गया तो। फिर उसके बाद जो है गोपाल दास जो है अपने थोड़ा सा आवाज़ बदलते हैं, ठीक है चलिए सब तो बात हो गई, थोड़ा सा बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंक कर, बिजनेस? ओह अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते। तकल्लुफ़ मतलब परेशानी उठा रहे हैं। स्वरूप, हाँ राम स्वरूप, हाँ हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। गोपाल प्रसाद, क्यों क्या हुआ। अपने लड़के से पूछते क्यों क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लेकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। तो जब वो जैसे वो बोलते हैं कि बिज़नेस की बात करते तो उन चौंक जाते, बिज़नेस। फिर उनको समझ में कुछ तो आता है, बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, लेकिन पहले चाय नाश्ता तो कर। बोलते चाय नाश्ता के लिए क्यों परेशान हो रहे हो, चाय नाश्ता हमें नहीं चाहिए जो है। फिर भी वो मानते नहीं हैं और चले जाते हैं लाने के लिए चाय नाश्ता। उसके बाद जो है फिर वो अपने लड़के को देखते बोलते हैं क्या हुआ। तो लड़का बोलता है, शंकर बोलता है कुछ नहीं। तो बोलते हैं ऐसे झुक कर क्यों बैठे हो, तुम शादी करने और तन के बैठो। तुम्हारे जो है दोस्त सही बोलते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में जो है राम स्वरूप जी नाश्ता पानी लेके चले आते हैं। फिर गोपाल प्रसाद उनको बोलते हैं आप मानोगे नहीं ना। उनको अंदर से मन तो रहता है, फिर भी बोलते हैं अरे आप मानोगे नहीं ना। आखिर जो है फिर राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ हाँ, आपको बिलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। तो राम स्वरूप उनको बोलते हैं अरे आपको बिलायती चाय पसंद है कि हिंदुस्तानी। तो गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। तो बोलते नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और ज़रा उसमें चीनी भी ज़्यादा डाल दीजिएगा। शंकर खखार ऐसे खखारता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो शंकर अपने पापा को देखकर बोलता है, सुन खखार कर मजाक में, सुना है अब सरकार जो है जो ज़्यादा चीनी लेते हैं उनको ऊपर टैक्स लगाने वाली है।
गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब की देने वाले चूक भी ना करेंगे। तो वो बोलते हैं कि सरकार चाहे जितना टैक्स ले ले, जो भी कर ले, सरकार को सारे टैक्सेस छोड़ के ना, जोक के उसमें सरकार को सारे टैक्सेस छोड़ के ना एक ही चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप जो है वो चाय शंकर को पकड़ाते हुए बोलते हैं, वो किस पे? तो बोलते हैं खूबसूरती पर। और ये एक ऐसा टैक्स है कि जो कि कोई भी जो है देने के लिए भी मना नहीं करेगा। रामस्वरूप जोर से हंसते, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। फिर रामस्वरूप को समझा। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए बोले कि हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं। क्या सही सोचा है आपने। आजकल तो लोगों का ये हो ही गया है। हमारे टाइम पे तो अलग ही बात थी, और वो गोपाल को बिस्किट वगैरह का नाश्ते का तस्तरी उनकी तरफ देने लगते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तब तक गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी, और जायचा मतलब होता है जन्म पत्र, तो मिल ही गया होगा। जब उनके प्याती बोलते हैं ये दूसरी बात है, वो पूछते हैं शंकर बाबू से कि शंकर बाबू आपका क्या ख्याल है कि शादी में खूबसूरती को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो बोलते हैं, तब तक बीच में ही वो बोल देते हैं उनके पिता गोपाल प्रसाद कि ये दूसरी बात है, मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि शादी में लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, और जन्म पत्र भी तो आपको अभी तक मिल ही गया होगा। जी हाँ, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। मतलब कि वो कुंडली मिलाने के लिए बोल रहे थे। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। वो बोलते हैं, जी जन्म पत्र क्या मिलाना, ठाकुर जी के कदमों में रख दिया है, समझ लें, भगवान के पैरों में रख दिया, समझ लीजिए कि जो है मिल ही गया। और वो शंकर हंसता है, लेकिन जो उसके पिता रहते हैं गोपाल प्रसाद, वो एकदम गंभीर हो जाते हैं, थोड़ा शांत हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। तो गोपाल प्रसाद फिर अपना वो करते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, बस उनको सिलाई पुराई आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। फिर रामस्वरूप बोलते, हाँ हाँ हाँ। फिर वो मेज़ को एक तरफ सरका देते, फिर अंदर से दरवाजे की तरफ मुँह कर ज़रा ज़ोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। जैसे ही वो बोलता है अरे पान, फिर वो सब कुछ का नाश्ता वाश्ता करवाने के बाद अपने अंदर से बोलते हैं कि अरे ज़रा पान भिजवा देना। तो माँ अपने पिता को पान देने आती है, उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है, तो उसने जो चश्मा लगाया रहता है वो उनको जो है दोनों बाप बेटे को दिख जाता है। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा शक पका कर, जी हाँ, वह तो पिछले महीने ही इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं हुआ ये कुछ? तो फिर पूछते गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं हुआ है कुछ ये सब? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, जैसे लगता है कि वो बहुत संतुष्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि चलो ठीक है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है लड़की ने ज़्यादा। बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल तो कुछ खराब है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सॉरी।